टाइम मैनेजमेंट एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस पे आज चर्चा करेंगे। एक पावर पॉइंट के थ्रू बात होगी। तो मैं पहले जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है आपको? टाइम मैनेजमेंट स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक तौर से कितना जरूरी है, कितना हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो समझना चाहिए। लाइफ का परिभाषा दी गई है। लाइफ में चार वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं चार, LIFE। एल का मतलब है लिविंग, आई का मतलब है इन, एफ का मतलब है फुल, और ई का मतलब है एनलाइटनमेंट एंड एंजॉयमेंट। आप खूब आनंद में रहें और अपने आप को आनंदित करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम लोग अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? हाउ डू वी स्पेंड अवर टाइम? हम अपना समय व्यतीत करते हैं दो तरीके से। एक है डूइंग अर्जेंट थिंग्स दैट डिमांड अवर इमीडिएट अटेंशन। कोई अर्जेंसी है, जैसे कहते हैं आकस्मिक काम आ गया है नहीं, और हमें इमीडिएटली करना है उसे। दूसरा है इम्पोर्टेंट काम है, जो करने तो हैं, हमें सेटिस्फेक्शन भी देते हैं और हम उन्हें थोड़ा सा डिले भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, कर लिए जाएंगे। एक ये टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स है। इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक में से राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और एक बीच में एक ऊपर का साइड और एक नीचे का साइड। जो ऊपर का साइड लिखा है इंपॉर्टेंट, नीचे का साइड लिखा है नॉट इम्पॉर्टेंट। चार भागों में डिवाइड किया। ऊपर का इंपॉर्टेंट और नीचे वाला जो लाइन है, इसमें एक लाइन राइट साइड में है नॉट अर्जेंट और लेफ्ट साइड में है अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स इमरजेंसी है, इसको करना ही है। नॉट अर्जेंट है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, वी विल डू इट लेटर, कोई परेशानी नहीं। चार भागों में हमने चार चीजें रखी हैं। लेफ्ट में इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, मतलब ऊपर से इंपॉर्टेंट लिया और लेफ्ट से अर्जेंट लिया, तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट का खाना बन गया वो। राइट साइड में ऊपर के हिस्से में ऊपर से इंपॉर्टेंट लिया, राइट से नॉट अर्जेंट लिया, तो हो गया इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। नीचे आ जाते हैं तो राइट में है नॉट अर्जेंट और नीचे है नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई ऐसा काम जो कि अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। और लेफ्ट से है, लेफ्ट से लेते हैं अर्जेंट और नीचे से लेते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इनको हमने नाम दिया है। एक है क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, मतलब क्वाड्रेंट मीन्स स्क्वायर, एक हिस्सा उसका, एक पार्ट। एक चौकोर है, देखिएगा आप, राइट लेफ्ट ऊपर से नीचे से एक चौकोर है, इसको क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन नाम दिया गया। कार्य का क्वाड्रेंट है, कार्य करना है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, कार्य करना है। दूसरा है क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी, कि कार्य तो करना है पर उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी क्या है इसकी चर्चा बाद में। नीचे आता है क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, कि भ्रम है, मोह है, धोखा है, करें करें न करें, न करें तो भी ठीक है, कर लें तो भी ठीक है, मतलब फंसे हुए हैं हम लोग, उसको करते रहते हैं। और राइट साइड में है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट, ये बेकार टाइम खराब किया जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको बेकार में खराब किया जा रहा है, दैट इज क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट। अब पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जरूरी है और इमीडिएटली करना है। इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, और अर्जेंट है कि मतलब उसे इमरजेंसी में करना है। क्राइसिस एंड प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कोई तकलीफें आ जाती है, कोई ज्यादा कष्ट आ जाते हैं, तो हमें उनसे जो है छुटकारा पाने के लिए कार्य करना ही पड़ेगा।
डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स, आपको पता है जैसे कि हम भौतिक संसार में देखते हैं, भाई आपको टैक्स फाइल करना है, लाइन दे दी उसकी, आपको फलाना काम करना है, उसकी डेट दे दी, उस डेट से पहले करना है उसको, ये काम करना है उस डेट से पहले करना, तो वो आपका जो है डेडलाइन है कि उस डेडलाइन से पहले कार्य होना चाहिए। कल इम्तहान है, एग्जाम टुमारो, आपको इम्तहान की तैयारी करनी है, पढ़ना है, सब कुछ करना है। और लास्ट में है नेचर कॉल, आपको वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, आपको नेचर कॉल है, आपको करना ही करना है, उसको आप टाल नहीं सकते। सब अर्जेंट काम है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि करने पड़ेंगे आपको। अब आता है क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन है, मतलब प्रेस ऑन अस, हम पे इनका जोर रहता है और ये कहते हैं कि अब आपको हमारे लिए कार्य करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस जॉब, सो इट इंसिस्ट ऑन एक्शन। ये एक्शन के लिए इंसिस्ट करता है कि करिए, बाथरूम जाना है तो एक्शन करना है, जाना है बाथरूम आपको। एंड रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, आप नहीं करेंगे तो फंसाएंगे, परेशान हो जाएंगे। डू इट, इसको करिए। अब है क्वाड्रेंट नंबर 2, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, करना तो है पर टाल सकते हैं, अर्जेंट नहीं है। वो क्या है? स्पिरिचुअल रिन्यूअल एंड सेल्फ डेवलपमेंट। आप अपने आप को जो है आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक संसार के प्रति आकर्षित करके उसमें जाना चाहते हैं, आप भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहते हैं, आप अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं भक्त के रूप में, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, गोल सेटिंग करना पड़ता है कि मुझे ये कार्य इतनी देर में करना है। उसके लिए आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ती है, भक्तों के साथ संबंध बनाना पड़ता है, पुस्तकों के साथ संबंध बनाना पड़ता है, गुरु के साथ संबंध बनाना पड़ता है, टेम्पल के साथ संबंध बनाना पड़ता है, मतलब आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। और मेडिटेशन, ध्यान लगाना है, माला जपनी है तो ध्यान लगाना है, भगवान की सेवा करनी है तो ध्यान लगाना है, आपको ध्यान में बैठना है, जैसे कि अष्टांग योग है उसमें बैठना है तो ध्यान लगाना है। इसको कहा जाता है क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। ये असली क्वाड्रेंट है, ये असली कार्य है ये। इसमें क्या है? वैल्यू क्लैरिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड एम्पावरिंग। आपने जो कार्य करने हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना है, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक मार्ग पे जा रहा हूँ या ठीक मार्ग पे नहीं जा रहा हूँ। फिर आपने उसकी तैयारी करनी है, फिर अपने आप को शक्तिमान बनाना है, वो कार्य कर सकें, एम्पावर करना है। उसके बाद है क्वाड्रेंट नंबर 3, अर्जेंट तो है परंतु इंपॉर्टेंट नहीं है, जबरदस्ती का सौदा है ये। कैजुअल ड्रॉप इन विजिटर्स, आप हमने कार्य कर रहे हो, इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हो, मेहमान चले आए, अब उनको ना अटेंड करो तो मुश्किल है, करो तो मुश्किल है, तो फंसे हुए हो। अब दूसरे लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ जाते हैं या जो उनके पास चले जाते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप वो जो कार्य आप करना चाहते हो, जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर आपको इंटरप्शंस आ रही है, रुकावटें आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, और आप पे प्रेशर पड़ रहा है, और ये कार्य करो। घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, पड़ोस वाले प्रेशर दे रहे हैं, समाज वाले प्रेशर दे रहे हैं। ये है क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन। ये हमारे सामने है, अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें कुछ कार्यों को करने में आनंद आता है, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्लेजेंट लगते हैं, इजी लगते हैं, और बड़े हम उसमें एंजॉय करते हैं। इसको अब डेलीगेट करिए, इस कार्य को बांटिए, किसी दूसरे को भी दीजिए, और निगोशिएट करिए, इसको बाद में कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, मतलब आप उसके साथ सेटलमेंट करिए, कार्य के साथ, किसी जिसके थ्रू कार्य आ रहा है, जो आपके कार्य में इंटरेस्टेड है, जो आपको इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, उसे निगोशिएट करिए। फिर आता है क्वाड्रेंट नंबर 4, क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट। सम अनइम्पॉर्टेंट मेल्स एंड मैराथन्स, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, आज दौड़ दौड़ का मैराथन चल रहा है, साइकिल रेस का मैराथन चल रहा है, आज ये चल रहा है, वो चल रहा है, मतलब आपको उसके अंदर अनइम्पॉर्टेंट मेल्स हैं,
मेल्स आ रही हैं, चिट्ठियां आ रही हैं, अब जरूरी नहीं है फिर भी देखते हो, पता नहीं क्या निकल आए। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, देख लेता हूँ वेस्ट कर रहे हैं टाइम, देख लेता हूँ। फिर यूजलेस फोन कॉल्स आती हैं, अब ये वो लोन लोन लो, वो लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, यहाँ मकान खाली, वहाँ मकान खाली, यहाँ मकान मिल रहा है, वहाँ मकान मिल रहा है, ये है वो है, मतलब दुनिया भर के आपको जो है फोन आते हैं। दिन भर में आपको कम से कम 20-30 फोन आ जाते हैं ऐसे। वॉचिंग माइंडलेस टीवी शोज, सास बहू के टीवी शो देख रहे हैं, अपना जो झगड़े लड़ाई के, सामाजिक, पॉलिटिकल, ठीक है, इस तरह के टीवी शोज आप देख रहे हो। गॉसिपिंग एंड टाइम वेस्टर्स, चलो पार्क में चल के गप्पे लगाएंगे, गप्पे लग रही हैं, परेशानी हो रही है, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। और और कुछ नहीं है, आप कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हो, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हो। आजकल तो गेम्स में वो इनाम भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, पैसा लूटते भी हैं, सब कुछ करते लग गए उसके अंदर, शेयर मार्केट में लगा दिया। तो हम जो है क्वाड्रेंट 4 के अंदर कार्य करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, यार इसमें जिंदगी अच्छा आनंद आ रहा है, अच्छा है, सारा टाइम और वेस्ट, ये सारा वेस्ट है। अब हम जो है एक प्रश्न करते हैं काम तौर पे कि आर यू चैंटिंग दीज डेज, क्या आप आजकल माला जप कर रहे हो, भगवान पे ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हो? वी गेट आंसर्स, उत्तर हमें मिलता है वेरी बिजी, टाइम नहीं है, नो टाइम, बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं है मेरे पास। अब मैनेजमेंट मैट्रिक्स में दोबारा से आते हैं। पहला है पोस्टपोन्स वर्क, द प्रोक्रेस्टिनेटर, उससे स्ट्रेस और एंजाइटी आती है, बर्नआउट हो जाता है, थक जाता है, दिमाग नहीं काम करता है, एंड मीडियोकर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब उसके बाद दूसरा है प्रायोरिटाइजर, क्वाड्रेंट 2 है, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसमें है कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो, एक समन्वय बनाते हो, एक तालमेल बनाते हो कि भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मुझे कैसे एंटर करना चाहिए, कितना काम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करना चाहिए, कितना काम मटेरियल वर्ल्ड में करना चाहिए, दोनों में बैलेंस क्या है, बैलेंस बनाते हो आप। और फिर आपकी जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, बिकॉज आप दोनों कार्य कर रहे हो और आपने समझ लिया है कि मुझे बैलेंस कैसे बनाना। अब तीसरा क्वाड्रेंट था अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है, रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए प्लेजर, अब यस मैन हो, हाँ जी कर दे, हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, मतलब आप प्लीजर हो, जो आपके पास जाए काम को हाँ जी कर देंगे जी, हो जाएगा जी, चिंता मत करो आप। डिसिप्लिन नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। और आप जो है दूसरों के कार्य करते हो अपने कार्यों को छोड़ के। तो इसके लिए कहा गया है कि जैसे दूसरा व्यक्ति आता है आपके दरवाजे पे, आपके दरवाजे पे पायदान लगा हुआ है, डोरमेट लगा हुआ है, उसमें पैर साफ करता है, गंदगी आपको देता है और खुद चला जाता है। इसी तरह आप दूसरों के कार्य करते हो, वो गंदगी आप पे फेंक जाते हो, वो अपने वो निकल जाते हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, नहीं। चौथा है स्लैकर, शख्स वर्क, मतलब वो काम से जी चुराता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, गिल्ट फील करता है हर वक्त, और उसके अंदर जो है एक एक शून्य का वातावरण रहता है, मेरे बस की कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ वी फाइंड टाइम फॉर एनहांसिंग अवर स्पिरिचुअल क्वोशेंट, मतलब आध्यात्मिक जो हमारा बैरोमीटर है उसमें हम कैसे टाइम निकालें कि उसके अंदर हम जा सकें, हाउ डू वी फाइंड इट। और प्रैक्टिस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालें। अब समस्या क्या आती है, वी हैव सो मच टू डू दैट 24 आवर्स आर नॉट एनफ, इतना काम है करने के लिए, 24 घंटे पूरे ही नहीं होते। हम जो टाइम के साथ दौड़ लगा रहे हैं परंतु पकड़ नहीं आता टाइम। हम एक बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत ही इसमें जो है कंपटीशन है, एंड इफ वी रिलैक्स वी आर लेफ्ट, अगर हम रिलैक्स कर जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। दुनिया जो है बहुत ही फास्ट पेस पे चल रही है,
everybody is moving at a very fast pace, बहुत तेजी से चल रही है। And with a rule, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है, जो सक्षम है, जो फिट है, वही सरवाइव कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आप टाइम को ठीक से मैनेज कर पाए। यू शुड बी एबल टू मैनेज योर टाइम परफेक्टली। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आता है कि स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम, किसमें? क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, उसमें टाइम देना है। इंपॉर्टेंट है, पर हम उसको अर्जेंट नहीं मानते। हमें उसे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट दोनों बनाना है। एक डेमोन्स्ट्रेशन है, छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया गया है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। एक जग है, इसके अंदर नीचे जो है पानी भरा और उसके नीचे थोड़ी रेत है। ध्यान से देखिएगा। इसमें आपने पत्थर डाल दिए, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, फिर और छोटे पत्थर डाल दिए, इसको भर दिया। अब रेत डाल दी इसके अंदर। ये पानी जो है उसके अंदर सारे में है, परंतु वो पानी की क्वांटिटी कम है क्योंकि पत्थरों ने सारी जगह घेर ली है। अब कंक्लूजन क्या है डेमोन्स्ट्रेशन से? कि हम इन्हीं चीजों को दोबारा से डालते हैं रिवर्स ऑर्डर में। ये पानी है, रेत नहीं डाली अभी इसके अंदर, कोई रेत नहीं, सिर्फ पानी है। सबसे पहले इसमें रेत डाली, वहां हमने रेत सबसे आखिर में डाली थी, या सबसे पहले रेत डाली, फिर छोटे पत्थर डाले, वहां हमने बड़े पत्थर डाल दिए थे, छोटे पत्थर बाद में डाले थे। उसके बाद बड़े पत्थर के लिए जगह थी तो डाल दिया, नहीं थी तो नहीं डाला, बाकी पत्थर बाहर पड़े रह गए, कोई बात नहीं। अब वो जग जो है पानी से भरा हुआ है। तो हम जो है, जो बड़ी रॉक्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको जो है फिट नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर। हमें उसके लिए समझ लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, उसमें हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट क्या कहती है? आइडेंटिफाइंग द बिग रॉक्स, जो बड़े ऑब्स्टेकल हैं, जो बड़ी रुकावटें हैं, जो बड़ी दिक्कतें और परेशानियां हैं, उसको समझना चाहिए हमको। बिग रॉक्स है क्या? क्या परेशानियों को हम बड़ा मानते हैं? व्हाट आर द बिग रॉक्स? बिग रॉक्स वो हैं जो कि समय को चुराते हैं, द टाइम थीव्स। वो हमारे समय को चुरा लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, लुकिंग फॉर थिंग्स दैट आर लॉस्ट। जो चीजें खो गई हैं, उनको हम ढूंढने में टाइम लगाते हैं। ये ढूंढ लो, वो ढूंढ लो, पता नहीं कहाँ रख दी थी, कहाँ खो गई थी, क्या था क्या नहीं था। सोल्यूशन क्या है? 2 रास्ते हैं। या तो उनको प्रॉपरली फाइल करो, प्रॉपर तरीके से उसकी फाइलिंग करो, या उसको फेंक दो। 2 ही रास्ते हैं आपके पास। प्रॉब्लम नंबर 2, आप लेजी हो, सुस्त हो, मतलब आप जो है जैसे आलस्य के भरे हुए हो, रिलैक्स रहते हो, आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। सोल्यूशन क्या है? मोटिवेशन। आपका डिजायर्ड गोल है इस समय तक ये कार्य करना है, उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। यस, मुझे क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, वो मोटिवेशन होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 3, इंटरप्शंस। लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पारिवारिक समस्याएं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बाहरी लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने चले आते हैं। तो उसके लिए आपको ब्लॉक्स ऑफ टाइम, भाई मैं 11 से 12 मिलता हूँ, उसके बाद मैं नहीं मिलता। मैं 2 से 3 मेरे को फोन करिए, बीच में मुझे फोन नहीं करिए, डोंट डिस्टर्ब मी। 10 बजे से पहले मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, मैं अपनी सेवा सेवा पूजा में लगा होता हूँ। तो आपको जो है उसको ब्लॉक्स ऑफ टाइम, एक टाइम के ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। समस्या को समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ। प्रॉब्लम, ट्राइंग टू कैरी द लेड बाय योरसेल्फ। सारा वजन अपने पे ले लेना, ये काम भी मैं कर लूंगा, वो काम भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, वो भी मैं कर लूंगा। आपको सीखना पड़ेगा नो कहना, नो, आई कांट डू इट, नंबर 1। और दूसरों के साथ डेलीगेट करना, उनको काम बांटना, उनसे काम करवाना, ये आपको आना चाहिए। अब प्रॉब्लम, रिग्रेटिंग एंड डे ड्रीमिंग।
क्षमा मांग ली, नहीं कर पाया सर, नहीं हो पाया मेरे से, रिग्रेट करता हूँ, काम नहीं कर पाया। और दिन में सपने लेने, मैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सोल्यूशन क्या है? हैव प्रैक्टिकल अप्रोच। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। यस, काम करना है तो कैसे करना है, करवाना है तो कैसे करवाना है। अब आपका होता है प्रोक्रास्टिनेशन, और बाद में कर लेंगे, आज नहीं अगले हफ्ते कर लेंगे। पता लगे अगले हफ्ते याद ही नहीं रहा, काम हुआ ही नहीं। डेडलाइन डेट थी निकल गई, टैक्स की डेट थी निकल गई, जुर्माना और लग गया। नहीं, मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे अपने डिजायर्ड गोल के प्रति कार्य करना है, कैसे करना है, राइटिंग में आ जाना चाहिए। और उसको रोज चेक करना चाहिए कि इसकी डेट, मैंने डेडलाइन कब तक सेटल करी हुई है, तब तक मुझे इसे निपटाना है, तब तक मुझे इस कार्य को करना है। दिस यू शुड लर्न। ये कार्य जो है हम लोग कर नहीं पाते। दिस इज दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हम लोग जो है इसमें जो है दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि हमें कार्य को कैसे करना है। ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा एक पेपर है। कैन यू सी दिस पेपर? इस पे काम लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट डे का पेपर ये है, इस पे काम कैरी फॉरवर्ड कर दिए, लिखे हुए हैं। फिर एक पेपर ये है, उससे नेक्स्ट डे का ये है, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, टिक किया हुआ है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उसके बाद उससे नेक्स्ट डे का पेपर ये है। मतलब हमने राइटिंग में ले लिया कि हमने क्या काम करने थे, वो काम हमारी राइटिंग में आ गए। क्या काम हो गए हैं उनको क्रॉस कर दिया, टिक कर दिया, क्या काम नहीं हो उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो आपको डिजायर्ड गोल के प्रति एक्शन करना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को लिस्ट नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए पहले और क्या करना चाहिए बाद में, वो आपने लिस्टिंग नहीं करी। आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहले क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए मुझे बाद में क्या करना है, वो आपकी राइटिंग में आ जाना चाहिए। सोल्यूशन क्या है? सेट गोल्स एंड सेट प्रायोरिटीज। गोल सेट करिए कि इस समय तक ये काम हो जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेट करिए कि पहले करना है और ये बाद में करना है। अब प्रॉब्लम, what are the first things and how do we put them first in our lives? पहले वाली चीजें क्या हैं और हमें उसमें अपने जीवन में उसको पहले कैसे करना है, हमें उसको पहले कैसे करना है। सोल्यूशन क्या है? मूव फ्रॉम अर्जेंसी टू इंपॉर्टेंस। हमें उसको, इंपॉर्टेंट जॉब को अर्जेंट ना रख के उसको इंपॉर्टेंट रखना है कि इसको इमीडिएटली गोल्स बनाने हैं, इमीडिएटली मैटर को सेटल करना है, परंतु इंपॉर्टेंट मैटर को पहले इंपॉर्टेंस देनी है। अब आती है क्रिएट योर मिशन। आपका एम क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपकी मिशन क्या है, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया। वो सी ए रेसिपी बिफोर कुकिंग। कोई कुकिंग करनी है तो पहले उसका जो है बनाने का तरीका सीखते हैं, इसको कैसे बनाना है। हमने कपड़े सिलवाने हैं तो पहले उसका डिजाइन देखते हैं कि हमें कपड़े कैसे बनवाने हैं। हमें अगर जो है बिल्डिंग बनानी है तो उसका नक्शा पहले बनाते हैं, अंदर का डिजाइन बनाते हैं, दरवाजे कैसे होंगे, दीवारों में कहाँ होगा, बिजली के पॉइंट कहाँ होंगे, पलंग कहाँ लगेगा, वगैरह वगैरह सब चीजें पहले से प्लान करते हैं। और अगर हमें कहीं जाना है, टूर पे जाना है, कहीं जाना है, तो अपना ट्रिप पहले डिसाइड करते हैं कि पहले कहाँ जाऊंगा, फिर कहाँ जाऊंगा, फिर कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, कैसे मुझे उसकी प्लानिंग करनी है, सारा आप प्लानिंग करते हो पहले से। अब हर चीज जो है दो बार प्लान होती है, दो बार क्रिएट की जाती है। एक माइंड में मेंटल क्रिएशन, पहला क्रिएशन कहलाती है। और गोल सेटिंग, आपने गोल सेटिंग करी, मेंटल क्रिएशन किया, माइंड में अपना प्लान सारा प्रोजेक्ट बना लिया, सारा सिस्टम सेट कर लिया। उसके बाद सेकंड क्रिएशन क्या है? फिजिकल क्रिएशन, उसको पेपर पे ले आए, कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसका डिजाइन बनेगा, सब उसको डिजाइन करके पेपर पे ले आए, फाइल कर दिया। और फिर टाइम मैनेजमेंट किया कि इसको टाइम के हिसाब से कैसे सेटल करना। अब
यहाँ गोल्स की जब चर्चा आती है तब कहते हैं कि अवर लाइफ इज लाइक ए व्हील विथ सिक्स स्पोक्स। हमारा जीवन जो है उसके अंदर छह स्पोक्स हैं, जो जो कि साइकिल के अंदर तारे होती हैं या मोटरसाइकिल में तारे होती हैं। छह स्पोक्स हैं। बीच में मैं हूँ। एक है फैमिली, दूसरी है स्पिरिचुअल, तीसरी है फिजिकल, चौथी है सोशल, पांचवी है मेंटल और छठी है फाइनेंशियल। ये छह चीजें कंसर्न होती है, छह चीजें आपको जो है करनी पड़ती हैं। फोर ह्यूमन नीड्स, चार जरूरियात हैं मनुष्य जीवन की। टू लिव, टू लव, टू लर्न एंड टू लीव ए लिगेसी। अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। हमने जीना है, हमने प्रेम करना है, प्रेम बांटना है, हमने सीखना है, और अपने पीछे क्या छोड़ के जाना है। पहली बात, द नीड टू लिव इज अवर फिजिकल नीड। हमें जीना है अर्थात चाह खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, छत चाहिए सर के ऊपर, इकोनॉमिक थोड़ा पैसा चाहिए, और अपनी वेलबींग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए हमारा ये पहला है कि हमारी फिजिकल नीड है ये। अब दूसरा, द नीड टू लव इज अवर सोशल नीड। सामाजिक रिक्वायरमेंट है वो, कि हमें दूसरों से कैसे प्रेम का संबंध बनाना है, कैसे दूसरों के साथ मेंटेन करना है, परिवार वालों के साथ कैसे प्रेम का संबंध बनाना है, संबंधियों से, नातेदारों से कैसे संबंध बनाना है, और हम उनसे प्यार करें और वो हमसे प्यार करें, तो हमें उन्हें मान सम्मान दें, वो हमें मान सम्मान दें। तीसरा, द नीड टू लर्न इज अवर मेंटल नीड, कि हम दिमागी तौर पे अपने आप को एडवांस करना चाहते हैं। हर चीज के बारे में ज्ञान चाहिए, समाज में जो हो रहा है उसका ज्ञान चाहिए, घर में जो वस्तुएं आ रही हैं उनका ज्ञान चाहिए, किचन में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनका ज्ञान चाहिए, हमें टीवी लिया उसका ज्ञान चाहिए, हमें मोबाइल लिया उसका ज्ञान चाहिए। मतलब हम जो है अपने आप को भौतिक संसार में डेवलप करते हैं और फिर ग्रो करते हैं, बट ऑन द सेम टाइम हम आध्यात्मिक संसार के अंदर भी जब ग्रो करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। भाई, माला जपेंगे तो उसका क्या लाभ है, गीता पढ़ेंगे तो उसका क्या लाभ है, भागवत पढ़ेंगे तो उसका क्या लाभ है, हमें क्लास में बैठेंगे तो उसका क्या लाभ है, मंदिर जाएंगे तो उसका क्या लाभ है, प्रसाद पाने का फायदा क्या है, वैसे क्यों नहीं खा सकते, बिना बिना भगवान को भोग लगाए क्यों नहीं खा सकते। तो वो हमें जो है, हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए, स्पिरिचुअली एडवांस करने के लिए, भौतिक साइड में भी एडवांस करने के लिए, ग्रो करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता। देन उसके बाद है लीव ए लिगेसी इज आवर स्पिरिचुअल नीड। हम अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, भौतिक संसार में क्या छोड़ के जा रहे हैं, और आध्यात्मिक संसार में क्या छोड़ के जा रहे हैं। मीन्स सेंस ऑफ मीनिंग, पर्पस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। हमें हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमने जो भौतिक संसार में जो अर्न किया है, मकान बनाया, बंगला बनाया, फार्म हाउस बनाया, बैंक बैलेंस लिया, फैक्ट्री चलाई, ऑफिस, वो हमें हम छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। बट हमें इस वक्त ये देखना है कि आध्यात्मिक संसार में हमने क्या प्रगति करी है। भौतिक संसार में तो की सो की, आध्यात्मिक संसार में क्या प्रगति करी है, उसको भी हम जो है बच्चों के लिए ज्ञान छोड़ के जा रहे हैं, अपने पीछे लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। वो भक्त, वो अच्छा भक्त था, वो अच्छा व्यक्ति था, भगवान की सेवा करता था, भगवान की पूजा करता था, तो वो भी हमें लीगेसी छोड़ के जा। अब आता है प्रश्न कि ऑन देयर डेथ बेड नो बडी हैज एवर विश्ड दैट दे हैड स्पेंड मोर टाइम एट ऑफिस। जब मृत्यु के पास होता है, मृत्यु पता है आने वाली है, तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने ऑफिस में कितना टाइम लगाया, तो मैं और टाइम लगाना चाहिए। अब टू लव, टू लिव, टू लर्न एंड लीव ए लेगेसी में फिर आती है फायर। आपके अंदर एक अग्नि होनी चाहिए, एक एक आपके अंदर फायर होनी चाहिए। स्पिरिचुअल फायर, मेंटल फायर, फिजिकल फायर एंड सोशल फायर। ये चार फायर्स आपके अंदर होनी चाहिए। क्या है ये? एनी वन ऑफ दीज नीड्स अनमेट, अगर आप इनमें से कोई चीज पूरी नहीं करते हो, स्पिरिचुअल नीड पूरी नहीं करते हो, मेंटल नीड पूरी नहीं करते हो, सोशल नीड पूरी नहीं करते हो, या फिजिकल नीड पूरी नहीं करते, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर देती है। ये आपके अंदर जो है एनर्जी और अटेंशन जो होनी चाहिए, उसमें एक काला धब्बा बन जाता है, आपको आगे नहीं जाने देती। और आपकी जो अर्जेंसी है, कार्य करने की शीघ्रता है, अर्जेंसी है, उसमें जो है फिर वो रुकावट कर देती है।
अब एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप मुझे मोटिवेट करते हो, एक्स आप वाई को मोटिवेट करता है, वाई जेड को मोटिवेट करता है। फिर उसमें चार चीजें आती हैं, एक फिजिकल, एक सोशल, एक मेंटल, एक स्पिरिचुअल, जो हमने पीछे चर्चा करी कि चार नीड्स हैं, चार चीजें आती हैं। अब इनको जब पास ले आते हैं, अभी तो हमने दूर दूर देखी थी, देखिए दूर थी ये फिजिकल, चारों को हमने स्टडी करने की कोशिश करी। अब इनको जब पास ले आते हैं तो देयर इज ए इंटरनल मोटिवेशन, आपके अंदर से आत्म साक्षात्कार, एक इंटरनल मोटिवेशन होती है। फिजिकल मोटिवेशन भी है, सोशल भी है, स्पिरिचुअल भी है, मेंटल भी है। जब सारी ओवरलैप करती हैं तो आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आ जाती है, आपको मोटिवेशन करने का पूरा चांस मिलता है कि चारों के साथ कैसे कनेक्शन बना के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अब मिशन स्टेटमेंट क्या है? टू लिव, टू लव, टू लर्न एंड टू लिव ए लेगेसी। लेगेसी मीन स्पिरिचुअली आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। फॉर माई सेल्फ आई वॉन्ट टू dot dot dot. In my family, I want to dot dot dot. At work, I want to dot dot dot. In the world, I want to dot dot dot. In my relationship with God, I want to dot. ये आपको सारे डॉट्स को समझना है और इनको फिल करना है। माई मिशन इज टू बी, मेरा मिशन क्या है वो समझना है। माई मिशन आपने लिखा, आई विल डू दिस वो आपने प्लान किया। सारा मीन्स आपको इस सारी चीजों के बारे में, अपने बारे में सोच के, इसको लिखने के बाद, इसको इसको एक पेपर पे उतारने के बाद, फिर आप इसको जो है स्टैंड अंडरस्टैंड करते हैं और फिर अपने गुरु से डिस्कस करते हैं। देखा, मैंने ये सोचा कि मैं अपने लिए ये करूंगा, मैंने ये सोचा मैं अपनी फैमिली के लिए करूंगा, मैंने सोचा अपने काम के ऊपर ये करूंगा, मैंने सोचा समाज के लिए ये करूंगा, और मैंने सोचा भगवान के लिए मेरी जो कर्तव्य है उनको कैसे पूरा करूंगा, तो मैं ये करूंगा। मेरा मिशन ये है, माई मिशन, अपना मिशन बता दिया। एंड आई विल डू दिस, मैं क्या क्या करूंगा वो मैंने लिख दिया सारा कुछ। अब मिशन है, यू आर द ड्राइवर, आप करने वाले हो, आप ड्राइवर हो। मिशन, डिसाइड वेयर यू वांट टू गो एंड ड्रा आउट अ मैप टू गेट आउट देयर। मैं मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे एक मैप ड्रॉ करना है कि मैं कैसे जाऊंगा, भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है। एक ही रास्ता जो मुझे समझ में आया वो है कि भौतिक संसार से संबंध विच्छेद और भगवान के साथ संबंध को स्थापित करना। ये रास्ता मुझे पता, तो मैंने इसको राइटिंग में ले लिया, तो रोज मुझे रिमाइंड कराएगा कि मैंने ये कार्य करना। फिर मेरे को पता लगा इस कार्य को करने के लिए असेंशियल क्या है। मन और इंद्रियों को एक कंट्रोल और राग और द्वेष से मुक्ति, ये दूसरा स्टेटमेंट पता लग गया मुझे, आइडिया हो गया ये मुझे करना चाहिए। तो एक एक करके मैंने जो है अपने मिशन को लिख लिया। अब उसके बाद उसके हिसाब से टाइम मैनेज करना है। कैसे है? गॉड देयर, डोंट लेट रोड ब्लॉक्स ब्लॉक यू ऑफ कोर्स। आपके जो रुकावटें आ रही हैं, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, उनको हौले हौले, आहिस्ता 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 अपने शिक्षा गुरु के माध्यम से उनको दूर करने का प्रयास करना है, डिस्कस करना है उनके साथ, अपनी सारी स्टोरी बतानी है, अपनी सारी पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं सारे उनको बताने हैं, और उनको बताने के बाद मैंने उनको डिस्कस करना है। अब एक प्रोग्राम कहलाता है वास्ट, VAST। उसमें है विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, स्पिरिचुअल प्रेयर्स एंड ट्रेनिंग द माइंड। चार चीजें आपने क्या समझा, क्या विजुअलाइज किया, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कितना मुझे एफर्ट करना है उसके अंदर, उसके लिए आपने एक प्लान बनाया। फिर एफर्मेशन के लिए कि हाँ मुझे ये करना है, यस, यू अफर्म इट कि यस मुझे करना है ये। फिर उसके लिए स्पिरिचुअल प्रेयर्स की आप किस तरीके से उसको करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्पिरिचुअली क्या क्या करना है। और फिर अपने माइंड को ट्रेन करना है कि माइंड आपका भटके नहीं, आपके टारगेट पे लगा रहे, आपके टारगेट पे लगा रहे। सो देन आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैं अपने आप पे वायदा करता हूँ। आई प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस करता हूँ कि टू बी सो स्ट्रांग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब माई पीस ऑफ, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई चीज मेरे मन की शांति को भंग ना कर सके। टू टॉक अबाउट हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी टू एवरी पर्सन आई मीट। अपनी सेहत के बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपनी अपनी संपन्नता के बारे में मैं जिनसे भी मिलूंगा उनसे चर्चा करूंगा और कारण बताऊंगा ऐसा क्यों है।
कैसे मैंने अचीव किया ये बताऊंगा मैंने कैसे किया, और उनको भी मोटिवेट करूंगा कि आप भी करिए। उसमें एक मुख्य कारण होगा स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस, उनको भी स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाना है। टू मेक ऑल माई फ्रेंड्स फील दैट देयर इज अ समथिंग ऑफ स्पेशल वैल्यू इन दैम, उनको बताना कि आप में भी एक स्पेशल चीज है जो अभी ढकी हुई है, आपने उसको एक्सपोज नहीं किया है, अब उसे एक्सपोज करिए। ढका हुआ है कृष्ण प्रेम, आपने उस प्रेम को जागृत करना है, उसको एक्टिवेट करना है। टू लुक फॉर द सनी साइड ऑफ एवरीथिंग एंड टू मेक माई ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक सोच रखनी है, नकारात्मक नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं। थिंक ओनली द बेस्ट, टू वर्क ओनली फॉर द बेस्ट। अच्छा सोचना है, अच्छा कार्य करना है, अच्छे के लिए कार्य करना है। टू बी एज एंथुजियास्टिक अबाउट सक्सेस ऑफ अदर्स एज आई एम अबाउट माई सेल्फ, तो दूसरा सफलता करता है तो उसके लिए भी उत्साह दिखाना है, यस वेरी गुड। ये नहीं कि उससे ईर्ष्या कर लेनी, उससे द्वेष कर लेना, उससे जलन पैदा कर लेना, नहीं। उसके कर्मों का फल है, वो तरक्की कर रहा है, आई शुड बी हैप्पी। मेरे कर्मों का फल है, मैं तरक्की नहीं कर रहा हूँ, आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट। कर्मों के फल के अनुसार है ये। तो अगर वो दूसरा एडवांस करता है, प्रोग्रेस करता है, तो मेरे को उसके अंदर उसके प्रति एक उत्साह होना चाहिए। टू फॉरगेट द मिस्टेक्स ऑफ पास्ट एंड कंसंट्रेट ऑन द ग्रेटर अचीवमेंट्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य में मैंने क्या अचीवमेंट करनी है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। पास्ट में जो मैंने गलतियां करी उससे सीखना चाहिए और उनको भूल जाना चाहिए। लर्निंग करी और गलतियों को भूल गई। कीप चीयरफुल कॉन्टेनेंस एट ऑल टाइम्स, हर वक्त अपने आप को प्रसन्न रखना है, खुश रखना है। कि जाहि विधि ताके राम ताहि विधि रहिए, जैसे आपको भगवान रखे वैसा रहने की आवश्यकता है, ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम इन वंस इंप्रूवमेंट एंड नो टाइम टू क्रिटिसाइज, अपने लिए समय निकालना है अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, दूसरों के छिद्रावनेशन नहीं, उनकी गलतियां नहीं, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है। टू बी टू लार्ज फॉर वरी एंड टू नोबल फॉर एंगर, टू स्ट्रॉन्ग फॉर फियर एंड टू हैप्पी टू परमिट प्रेजेंस ऑफ ट्रबल। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। चिंता है और मैं उससे बहुत ऊपर हूं, आई डोंट क्यों? शास्त्र कहता है कि चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है, एक डॉट है ऊपर, बस चिता के ऊपर डॉट लगता है, ची के ऊपर, तो चिंता बन जाती। चिता जो है मृत व्यक्ति को जलाती है, और चिंता जो है जीवित व्यक्ति को जलाती है, उसको परेशान करती है। इसलिए वरी नहीं करना। टू नोबल फॉर एंगर, मैं इतना अच्छा बन जाऊंगा कि मुझे क्रोध नहीं आएगा, क्रोध से मैं छुटकारा पा लिया। टू स्ट्रॉन्ग फॉर फियर, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊं कि मुझे डर ना लगे किसी चीज से। एंड टू हैप्पी टू परमिट प्रेजेंस ऑफ ट्रबल, तो दिक्कतें परेशानियां आती भी हैं तो मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे कर्मों का फल है, वो आ रहा है, आएगा। वो उसके बिना कोई चारा नहीं है, मुझे भोगना ही पड़ेगा। मैं खुश होकर भोगूं या नाराज होकर भोगूं, रो के भोगूं या हंस के भोगूं, तो कर्मों का फल है, मुझे भोगना है। तो आई एम टू हैप्पी टू कॉन्कर द साइकिल ऑफ बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ बाय चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। अब आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना है, भगवान के नामों का जप कर। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 इस प्रेजेंटेशन का। टू लिव इन ए रिलेटिव वर्ल्ड, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पे अच्छा भी है और बुरा भी है। इन माई ओपिनियन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इज अनइम्पॉर्टेंट फॉर अदर्स। जैसे कि मैं शाम को 8:30 से लेकर 10 बजे तक लेक्चर करता हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे कहते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, मरीज देखो, अपना काम करो, या क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं संडे होता हो, धोती कुर्ता पहना, तिलक लगाया, अपना सब तैयार होकर अपनी किताबें किताबें लेके लेक्चर देने चला जाता हूँ। मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं डॉक्टर साहब काम करो ना, क्या आप धोती कुर्ता पहन के लेक्चर देने जा रहे हो। मतलब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए कोई चीज सुंदर हो सकती है, दूसरों के लिए सुंदर नहीं हो सकती। मेरे लिए वार्म हो सकती है, दूसरों के लिए वार्म नहीं हो सकती। वार्म मीन्स एक्टिव, दूसरों के लिए इनएक्टिव होता है। अब हमारे जो राय हैं, हमारे जो ओपिनियन हैं, वो किससे बनते हैं? परसेप्शन से, कंडीशनिंग से, एनवायरमेंट से, अपब्रिंगिंग से, सोसाइटी से,
एंड उन व्यक्तियों से जिनके साथ हम एसोसिएट करते हैं। हमारा लालन पालन कैसे हुआ, हमें सोसाइटी कैसे मिली, हमारे आसपास का वातावरण क्या था, कैसी चीजें हमें सिखाई गई। तो ये सब चीजों से हमारा जो है वो ओपिनियन बनता है, हमारा व्यवहार बनता है। अब आर दीज अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, क्या ये जरूरी है और इम्पोर्टेंट है? नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आ गया, बारिश आ गई, आंधी चल गई, पेड़ गिर गए, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज आ रही, क्राइसिस अराउंड, आपके आसपास कोई क्राइसिस आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, हेल्थ मेंटेनेंस हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस एंड इंटरप्शंस, कोई आपके काम में व्यवधान डाल रहा है, एस्केप एक्टिविटीज, आप अपने कार्यों से छुप बचना चाहते हो, और इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं। फिर मीटिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज, रिकग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये आपके लिए अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? नए नए कार्य, नए नए काम ढूंढना, रिलेशनशिप बिल्डअप, सेल्फ डेवलपमेंट, एजुकेशनल स्टडी, अर्जेंट टाइम बाउंड ऑर्डर फॉर सप्लाई, मैनी प्रेसिंग मैटर्स, डेडलाइन प्रोजेक्ट्स, ये क्या हमारे लिए अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? ये भौतिक संसार के अंदर ये सब अर्जेंट है। मुझे पढ़ाई करनी है, एजुकेशनल स्टडी चाहिए। मुझे वो काम करता हूँ तो मुझे जो भी काम अपना डिलीवर करना है वो टाइम बाउंड करना है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो टाइम टाइम प्रेसिंग है, बिल्कुल प्रेस कर रहे हैं कि ये कार्य करो, ये कार्य करो, ये कार्य करो। डेडलाइन प्रोजेक्ट है, इस समय से पहले कार्य होना चाहिए। उसके बाद हमें आर दीज अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, जंक मेल्स देखनी, एंडलेस टेलीफोन कॉल्स, मंडेन टॉक्स, सांसारिक बातों में समय व्यतीत करना, माइंडलेस टीवी शो, सास बहू के शो देखने, किटी पार्टी, रिक्रिएशन, वहाँ खेल आए, वहाँ खेल आए, और अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो आपके यहाँ विजिट करने। तो हम जो है अपने टाइम को कैसे यूज करेंगे, वेस्ट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, इस पे एनालिसिस होना चाहिए। वी डू नॉट नो वी कैन कंट्रोल द वे वी स्पेंड अवर टाइम। हमें नहीं पता हम अपने टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तो बता रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल करना है ये नहीं पता। लिटिल टाइम अवेलेबल टू अचीव सक्सेस, हमारे पास इन सब फालतू की बातों से अपने सक्सेस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। चाहे सक्सेस भौतिक संसार की हो, चाहे सक्सेस आध्यात्मिक संसार की हो। वी डोंट रियलाइज हाउ मच टाइम वी वेस्ट। हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। नो सिस्टम, नो स्ट्रेटेजी ऑफ मैनेजिंग टाइम, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हमें किसी से राय नहीं करते हमें टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, 65 ईयर्स की लाइफ लेके चलते हैं, उसमें सोना है 22 साल, 22 ईयर्स का टाइम होता है हमारा, सोने में निकल जाता है। डेली रूटीन, मंजन करनी, नहाना धोना, शौच जाना, सब करना 2.5 साल। मील्स, भोजन खाना 5.5 साल। कम्यूटिंग, ऑफिस काम पे जाना, ऑफिस से काम पे आना 5.5 साल। वर्क, जीवन यापन के लिए कार्य करना 16 साल। मिसलेनियस, घूमने फिरने जाना, सैर सपाटे में जाना, पिक्चर देखने जाना, यहाँ जाना वहां जाना, रिश्तेदारियों में जाना, संबंधियों में यहाँ जाना 2.5 साल। पर्सनल डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से कोई कार्य करना है, कैसे करना है, अपना डिसीजन लेना 11 साल। 65 साल पूरे हो गए। ये हमारा, अब इस तरीके से टाइम को स्पेंड करते हैं। अब श्रीपद शंकराचार्य क्या कहते हैं? नो स्पिरिचुअल इंक्वायरीज, ओनली प्ले। हमारे में कोई स्पिरिचुअल इंक्वायरी नहीं है, खेलते हैं बस। नो स्पिरिचुअल इंक्वायरीज, ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के कार्य करते हैं। नो स्पिरिचुअल इंक्वायरीज, ओनली बिजनेस, बिजनेस की बातें करते हैं। Alas, no one is prepared to inquire relevantly about God. भगवान के बारे में कोई जानना नहीं चाहता। Nobody is interested. Scriptures and great charyas inform us the activities which are absolute importance. हमारे शास्त्र और हमारे जो आचार्य हैं हमें बताते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपके लिए
एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वेदास पॉइंट आउट ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन। इसके लिए आपको जीवन मिला। अब भगवान जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि अनेक जन्मों के पश्चात, आफ्टर मेनी बर्थ एंड डेथ, अनेक जन्मों और बहुत सारे जन्मों के पश्चात जो एक्चुअली नॉलेज में है वो मेरे शरणागत होता है। मुझे सब कॉजेस का, मतलब वासुदेवम सर्वमिति, मैं सब कारणों का कारण जानकर, और ऐसा जो है महात्मा दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं भागवतम में? वो कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवत नेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम प्रथम। का अर्थ यह है कि वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट should use the human form of body from the very beginning of his life to practice the activities of devotional service। जो 5 साल की उम्र से आपको जो है अपनी लाइफ के अंदर भक्ति के बारे में, डिवोशनल सर्विस के बारे में ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए और भक्ति में लग जाना चाहिए। ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव्ड। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हालांकि टेम्परेरी है जैसे बाकी शरीर हैं, पर इट इज मीनिंगफुल। मनुष्य शरीर में ही आप जो है डिवोशनल सर्विस कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। अब उसमें कहते हैं कि अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हो, थोड़ा सा भी डिवोशनल सर्विस कर लेते हो, तो आपको जो है बहुत ही कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलता है, तसल्ली मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है। अब इसमें जो है भागवतम के अंदर फिर कहा गया है, इसमें आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स वन अचीव्स द रियल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ व्हिच अफोर्ड्स वन ऑन द अपॉर्चुनिटी टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन। आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है, तो केवल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही जा सकते हो, क्योंकि रस्सी यहीं से बंधी थी बंधन की, और रस्सी यहीं से खुलेगी बंधन की। मनुष्य जीवन में ही आप बंधन में बंधे थे, पुनरअपि जन्म पुनरअपि कर्म के, और मनुष्य जीवन में ही बंधन से खुलेंगे कर्म करके, भगवान के प्रति अकर्म करके, जिसमें कि कर्म आपका होगा निष्काम भाव से, ममता रहित, आसक्ति रहित और भगवती मतलब फल की इच्छा रहित। Thus, a sober man being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life, as long as body, which is always subject to death, has not fallen down entire। मृत्यु से पहले आपको जो है इस आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना चाहिए, ताकि आप जो है भगवान के धाम जाने में सक्षम हो सकें। After all, sense gratification is available even in most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possible only for a human being। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति केवल ह्यूमन फॉर्म में हो सकती है, मनुष्य जीवन में हो सकती है। जैसे इंद्र वृत्ति है, सेक्स है, आहार निद्रा भय मैथुनम चाहे, तो पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है, परंतु उनके अंदर जो है भक्ति करने का चांस नहीं है। वो अपने अपने पाथ को नहीं समझते, अपने रास्ते को नहीं समझते कि मुझे कहाँ जाना चाहिए मृत्यु के बाद, और इसलिए वो जो है भक्ति में नहीं लगते। मनुष्य जीवन में ही भक्ति में लगा जा सकता है। अब मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड फियर, सबसे ज्यादा डर क्या है कि ना मैं यहाँ हूं ना मैं वहां हूं, ना मैं आध्यात्मिक जीवन में हूं ना मैं भौतिक जीवन में हूं। तो इसके लिए जो है 6ठे अध्याय के कुछ श्लोक हैं, उसकी हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। असफल योगी क्या होता है? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किए हैं। क्या कह रहा है? अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धया उपेत योगाचलित मानसः अप्राप योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब प्रैक्टिस तो कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, भगवान के पास जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, उसको पता है कि मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, बट किसी वजह से वो जो है सफल नहीं हो पाया, तो उसकी गति क्या होती है? इसके लिए जो है
फिर एक अगला प्रश्न किया उसने, कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठा महाबाहो विमूढ़ ब्रह्म न पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों सफलताओं से च्युत नहीं होता? भौतिक सफलता भी गई और आध्यात्मिक सफलता भी गई, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता। जैसे बादल का एक टुकड़ा हो, दो में डिवाइड हो गया, उसके बाद छिन्न भिन्न हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। मतलब वो जो है ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है। इसके बाद कहते हैं, ये छठे अध्याय का 40वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतम तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। मतलब आप वे किसी वजह से आप असफल हो गए, परंतु आप फिर भी लगातार भक्ति में लगे हुए हो, तो आपका लॉस जो है वो रिकूप हो जाता है, वो लॉस नहीं रहता, वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद है श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा अभिजायते। इसमें कहा जा रहा है कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। मीन्स असफल हुआ, परंतु सब कुछ समाप्त नहीं हो गया। अगर मान लो उसको दोबारा जन्म भी लेना पड़ता है, तो किसी ऐसे घर में जन्म लेगा, धनवान के घर में जन्म लेगा, सदाचारी के घर में जन्म लेगा, जहां से पुनः भक्ति में लग के वो भगवत धाम जाने में सक्षम हो जाए। इसके बाद 42वें श्लोक में कहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो है, अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत इष्ट ईदृशम। कि अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद भी असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही ऐसा जन्म इस संसार में दुर्लभ है। मतलब वो किसी योगी घर में जन्म ले लेगा, तो फिर वहीं से भक्ति में लग के आगे चला जाएगा। अब आती है श्लोक संख्या 43। तत्र तम बोधि संयोगम लब्धे पौर्व देविकम ध्यते च तत भूय संसिद्धो कुरुनंदना। इसमें लिखते हैं अनुवाद में कि हे कुंती नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपनी पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। मतलब जो दूसरे अध्याय में कहा गया, नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, मतलब जितना उसने तरक्की कर ली थी भक्ति के अंदर, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो मृत्यु के बाद भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। जब उसे ऐसा अगला जन्म मिलता है, तो उस जन्म में वहीं से फिर से शुरू हो जाता है। उसके बाद श्लोक संख्या 45 में कहते हैं, प्रतनाद यत्मना तो योगी संशुद्ध किल विषा अनेक जन्म संसिद्धम तथा याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कामों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा के साथ आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतर्गोतवा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। परम गंतव्य है कृष्णा धाम, उसको प्राप्त होता है। क्यों? अब वो एक बार उसकी मन विचलित हो गया था लास्ट मोमेंट के ऊपर, अब दोबारा मन विचलित नहीं होने देगा। अब वो जो है सब प्रकार के कंटेमिनेशन से, गंदगी से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। अब कह रहे हैं, टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुटकारा पाना कैसे होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त करके, लव ऑफ गॉड हेड। क्योंकि बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त किए कृष्ण के घर में नहीं जा सकते। कृष्ण के घर में जाना है तो कृष्ण प्रेम चाहिए। तो
गोल ऑफ लाइफ क्या हो गया? टू रीच बैक अवर ओरिजिनल होम लॉर्ड्स अबोर्ड। हमें उनके घर जाना है जहां से हम आए हैं। हाउ टू अचीव इट? इसे कैसे अचीव करना? उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। देयर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स। क्या है ये प्रैक्टिकल टिप्स? को कैसे क्यों फॉलो करना जरूरी? क्योंकि इट इज लाइक पासिंग एन एग्जामिनेशन, तो वन हैज टू वर्क हार्ड, वर्क एक्स्ट्रा फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आपको, जो अभी बीता हम लोगों के साथ। हमने प्लान बनाया कि घर में भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए। हमने उसके लिए क्लासेस मेंटेन करी, होमवर्क दिया, हमने कहा कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझ में आएगी, कैसे आगे बढ़ना है। लोगों ने सुन लिया, फॉलो नहीं किया। टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। ये नहीं समझ पाए कि भगवत गीता को समझना भी एक एग्जाम है। उस एग्जाम को पास करेंगे तभी बाकी पुस्तकें समझ में आएंगी। नहीं आए, वो फिजल आउट हो गया प्रोग्राम, हमने छोड़ दिया उसको। भाई जब स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो टीचर बेचारा क्या करे? छोड़ दिया उसको। इट इज ए एग्जाम। इवन भक्ति इज एन एग्जाम। स्पिरिचुअल एक्टिविटी इज ऑल्सो एन एग्जाम, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। आपको इसको ऐसे नहीं ले लेना, आराम से, हार्ड से लेना है। और हार्डनेस आपकी असेसमेंट कौन करेगा? असेसमेंट आप खुद नहीं करोगे। स्टूडेंट कैन नॉट बी एग्जामिनर हिमसेल्फ। स्टूडेंट जो है अपना पेपर दे के आया है, उसकी एग्जाम में पेपर को पढ़ेगा टीचर, नंबर वो देगा। आपने पढ़ाई करी, असेस कौन करेगा? असेस करेगा शिक्षा गुरु, जिससे आप टीचिंग ले रहे हो। वो असेस करके बताएगा कि आप ठीक से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। अगर आप ठीक से नहीं चल रहे हो तो छोड़ देगा वो भी, ठीक है, अरे इनका इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या करना, मुझे क्या लेना देना। ठीक है, इनको चलने दो जिस रास्ते चलते हैं। वो समझते हैं कि उस रास्ते में चल के वो सफल है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सफल है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूरत नहीं इन सब बातों की। बट इट इज एन एग्जाम, और एग्जाम कोई भी पास करना हो, उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है। विदाउट ए स्पिरिचुअल टीचर यू कैनॉट पास एन एग्जाम। सो जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उसके लिए भी हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वो भी आपको किसके माध्यम से करना पड़ेगा? एक टीचर के माध्यम से करना पड़ेगा। वो विल टीच यू, यू कैन नॉट बी टीचर योर सेल्फ। आप स्वयं अपने टीचर नहीं हो सकते। आपको एक अच्छा टीचर चुनना पड़ेगा। उसको, उसके माध्यम से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और उसके माध्यम से पढ़ना पड़ेगा मुझे कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, कितना हार्डवर्क करना चाहिए, कितना हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अब यहाँ क्या है, प्रैक्टिकल टिप क्या है? चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एवरी डे। भगवान के नाम का जप रोज करना है। रीड एंड प्रैक्टिकली अप्लाई इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। ये प्रभुपाद के वर्ड्स हैं। सबसे पहले भगवत गीता आई है, फिर बाद में भागवतम आया। रीड करना है, और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको अपने जीवन में लगाना है, प्रैक्टिकली अप्लाई। एस्पायर टू स्पेंड टाइम विद सेंटली पर्संस एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज। आपको जो सेंटली लोग हैं, शिक्षा गुरु हैं, दूसरे गुरु हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। चाहे आप नेट पे स्पेंड करें, चाहे जूम पे स्पेंड करें, चाहे आप फोन पे स्पेंड करें, चाहे वीडियो कॉल करें, चाहे कैसे भी करें। यू शुड बी एबल टू टॉक टू देम एंड डिस्कस द थिंग्स। आप अपनी दिनचर्या बताइए, उनसे दिनचर्या पूछिए कैसे करनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। हर एक के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, रिश्तेदारियां हैं। सब चीज़ों को डिस्कस करिएगा। यस, दीज आर माई प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को मुझे कैसे हल करना चाहिए, आप गाइड। एस्पायर टू टेक शेल्टर ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। प्रमाणिक गुरु की शेल्टर लीजिएगा, दीक्षा लीजिए उनसे। स्पिरिचुअल मास्टर एक्सपेक्ट कैप्टन टू स्टीयर द बोट। आपके इस नाव को चलाने के लिए, आपके जीवन रूपी नाव को चलाने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में ले जाने के लिए एक्सपर्ट कैप्टन है एक स्पिरिचुअल मास्टर। ह्यूमन बॉडी बोट की तरह है। वैदिक स्क्रिप्चर फेवरेबल ब्रीज है, हवा है बहुत मधुर और बड़ी खुशबूदार और बहुत ही शांत। और
कंक्लूड हम क्या करते हैं, इफ वी हैव टू लीड मीनिंगफुल लाइव्स वी हैव टू लर्न इफेक्टिवली मैनेज अवर टाइम। अगर हम अपने आप को जो है स्पिरिचुअल लाइफ में ठीक से ले जाना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने टाइम की मैनेजमेंट सीखें by spending considerable time in spiritual activities. Hare Krishna. Thank you very much.